खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब 20 तारीख तक जेल में ही रहेंगे। मुंबई की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि आदेश 20 अक्टूबर को सुनाएंगे। इसके बाद यह तय हो गया कि आर्यन खान अभी 1 हफ्ते और जेल में बिताएंगे। हालांकि अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से तगड़ी दलीलें पेश की गईं। जहां बचाव पक्ष आर्यन को बेल पर जेल से बाहर निकालना चाहता था, वहीं एनसीबी के वकीलों की दलील थी कि आर्यन के खिलाफ गंभीर मामला है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब आर्यन और उनके परिवार वालों को 20 अक्टूबर तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 20 तारीख तक फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। 20 अक्टूबर को कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि आर्यन जेल से बाहर आएंगे या फिर आगे कुछ वक्त तक जेल में ही काटना होगा। मुंबई के सेशंस कोर्ट में जो आर्यन खान और अन्य 2 आरोपियों की जो बेल हियरिंग कल से शुरू थी, वो आज देर शाम तक चली। बहुत ही स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली जो आर्यन खान और अन्य 2 आरोपी के एडवोकेट्स ने 2 बातें कोर्ट में रखी, वो ये थी, पहला तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है और जो जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है उनका एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन एनसीबी ने ये कोर्ट केस में एक तरीके से एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर इस केस को बहुत ही स्ट्रांग बनाया और उनका कहना है कि सारे आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए किसी भी आरोपी को बेल ना दी जाए। उनका ये भी कहना है कि आर्यन के दोस्त अरबाज भले ही वो ड्रग्स लाए हो, लेकिन उस ड्रग्स का सेवन ना सिर्फ अरबाज करने वाले थे, आर्यन भी उस ड्रग्स का सेवन करने वाले थे। इस पर आर्यन के एडवोकेट ने कहा, कंजम्पशन में जो आरोपी है उस पर सिंपैथी बरतनी चाहिए। जो ड्रग्स पेडलर होते हैं और जो ड्रग ट्रैफिकर होते हैं उनको सबसे ज्यादा कड़ी सजा देनी चाहिए। तो बहुत ही कड़ी दलीलें एक दूसरे के तरफ और बहुत ही गहमा गहमी कोर्ट के अंदर हुई और देर शाम में कोर्ट में जज ने ये आदेश दिया कि इस ऑर्डर को अब हम रिजर्व में रख रहे हैं और 20 तारीख के बाद इस पर जो ऑर्डर देंगे। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए कई दलीलें दी, लेकिन एनसीबी ने आर्यन की जमानत पर जमकर विरोध किया। एनसीबी ने जमानत अर्जी का जमकर विरोध किया और कहा कि आर्यन और एक दूसरे आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स खरीदा था। एनसीबी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट भी पेश किया और दावा किया कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान का अहम रोल है, लिहाजा आर्यन के मामले को अलग नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। वहीं आर्यन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास से किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था। काफी टाइम जा चुका था, तो इसीलिए कोर्ट ने अभी जो है 20 तारीख को ऑर्डर पास करने का बात किया हुआ है। आज कोर्ट में सबकी सबमिशंस हुई है, सबके आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। एएसजी ने भी काफी कुछ साइटेशन सबमिट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशंस किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज की उम्मीद है। हालांकि एनसीबी की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया था, जहां वो बिना विशेष कार्ड के एंट्री नहीं कर सकते थे। लिहाजा इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। आज कोर्ट में एएसजी सर ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया। उनका जो कल जहां पे रुका था वहां से उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया और उसके बाद बहुत से जजमेंट्स दिए, बहुत से साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर
एएसजी सर ने कोर्ट को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये सारे जो अक्यूज्ड है वो एक कॉन्स्पिरेसी में रिलेटेड है। तो ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए और इन सब का कैसे कनेक्शन है ये प्रूव करने के लिए सारे जजमेंट्स दिए गए थे। उसके ऊपर फिर अमित देसाई सर ने रीबटल में उनके सारे जो पॉइंट्स थे उनको काउंटर करते हुए बहुत सारे जजमेंट साइट किए, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, तो वो ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके नहीं गिना जाएगा और उसके लिए बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के 12 दिन पूरे हो चुके हैं। पहले एनसीबी की हिरासत में रहे और पिछले एक हफ्ते से आर्थर रोड जेल में बंद हैं। चीजें सामने कोर्ट के रखे जाते हैं, वो बिल्कुल जो सेक्शन के ऑफेंस जो सेक्शन में आते हैं उसी को जो उनको एक्यूज पर्सन कमिट किया गया बोला जाता है या वहाँ सेक्शंस के मेंशन होते हैं उसी के ऊपर वो चलते हैं और उसी से रिलेटेड जो तथ्य है, जो उनका रोल है, उस रोल के हिसाब से ये करके ये सारे चार्जेस जो सेक्शंस हैं एनडीपीएस के वो लगाए जाते हैं। जैसे 8 लगाया गया है, 20 बी लगाया गया है, 28 लगाया गया है, 29 लगाया गया है, 27 ए भी लगाया गया है। नेक्स्ट में रहा हूँ ये सारे जो चीजें हैं जो 27 तक बाद से 8 तो एक जनरल प्रोहिबिशन का है, वो तो हर ऑफेंस में लगेगा। लेकिन जहां तक बाकी सब सेक्शन से देखिए, हम जब इलिसिट ट्रैफिक पेशी पर पेशी, दलील पर दलील और तारीख पर तारीख, लेकिन आर्यन की रिहाई की तारीख 20 अक्टूबर से पहले नहीं आने वाली है। बता दें कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक के रिमांड में भेज दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक रिमांड में भेजा गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसका उनके पास अधिकार नहीं है। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी से स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। वहीं किंग खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी उपस्थित थीं। सभी लोगों को उम्मीद थी कि कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन तारीख मिलने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई। 13 अक्टूबर का दिन बहस में ही बीत गया। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठना ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे। अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स मिली है और ना ही उसने खरीदी है, लेकिन एनसीबी ने यह कहते हुए विरोध किया कि ये बड़ा मामला है। आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं, इस बात का पता अब 20 अक्टूबर को चलेगा। यानी अगर आर्यन को बेल मिली तो उन्हें दोबारा जेल नहीं आना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा जेल ही जाना पड़ेगा। सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड में नशे का जाल बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। चरस और गांजे से लेकर कोकीन, हशीश और हीरोइन मायानगरी में आम बात हो गई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह तक एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। यानी बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन एनसीबी के अधिकारी ड्रग पैडलर से पूछताछ करके ड्रग सिंडिकेट के कोड को डिकोड कर रहे हैं। नशे का मायाजाल, सूखा नशा, गीला नशा, जंगल में नशा, घर में नशा, समाज में नशा, हर तरफ बस नशा ही नशा। बॉलीवुड तो महज एक ठिकाना है जहां पहले काम का नशा हावी होता है, फिर इसी खुमारी को उतारने के लिए जो नशा किया जाता है वो कहलाता है ड्रग्स। कभी अफीम, कभी कोकीन, तो कभी हशीश के नाम पर बदनाम होती रही है मायानगरी। मुंबई ही वो ठिकाना है जहां पर लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड का राज कायम था। मुंबई ही वो ठिकाना है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुहाना भी कहलाता है। लेकिन इसी मुंबई में सुर्ख काली रात के वक्त गुलजार होती पार्टियों में
मदहोशी का खुमार भी सिर चढ़कर बोलता है। अभी आर्यन खान और उसकी क्रूज पार्टी सुर्खियों में है, तो चंद दिनों पहले एक से बढ़कर एक सितारे इसी बदनामी के जाल में उलझे, जिनमें ऐसे ऐसे नाम शुमार हुए जिन्हें सुनकर अच्छों के होश फाख्ता हो गए। इन दिनों एक ही चर्चा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल कैसे फैला हुआ है। 2020 में इसकी शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई, उसके बाद दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह जैसे नाम उजागर हुए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ड्रग रैकेट के तार सिलसिलेवार अंदाज में खुलने शुरू हुए। इनमें सबसे ऊपर नाम आया अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का। ड्रग्स के आरोप में रिया चक्रवर्ती जेल में भी रही। वो ड्रग्स था मैरिजुआना। इस मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा कई और नाम सामने आए थे। व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी के अधिकारी इन तमाम सितारों तक पहुंचे। इस केस में रिया समेत 20 लोग गिरफ्तार हुए थे। 8 सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद से वो मुंबई की भाईखाला जेल में बंद रही। रिया पर आरोप लगे थे कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी। एनसीबी ने इस मामले में अब तक रिया और उनके भाई शोविक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स का जाल बॉलीवुड में आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। अभिनेता संजय दत्त भी किसी जमाने में ड्रग्स के चंगुल में उलझे थे। अभिनेता संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। बाद में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया था। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने संजय दत्त की तरह अपनी ड्रग्स की लत के बारे में दुनिया को बताया। प्रतीक बब्बर ने कबूल किया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। बाद में नशा मुक्ति केंद्र ने उन्हें इस समस्या से निकलने में मदद की। ड्रग्स की चपेट में आ जाने के कारण हनी सिंह का करियर और शोहरत का ग्राफ नीचे आ गया था। तस्वीर हनी सिंह ने खुद साफ की। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ था। फरदीन खान को जब ड्रग्स की लत लगी, उस वक्त वो बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्हें 2001 में कोकीन के साथ मुंबई के जुहू से गिरफ्तार किया गया और इसी के चलते उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है ये वो तमाम नाम हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। इनके अलावा अभी कई सितारे और भी होंगे जो इस वक्त नशे की लत में डूबे होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन तमाम सितारों ने खुद भी स्वीकार किया है कि नशे की वजह से उनकी जिंदगी कैसे बर्बादी की कगार तक पहुंच गई और कैसे वो वक्त से पहले संभले। हालांकि अभी सुर्खियों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं। इसी वजह से बॉलीवुड के इस चेहरे पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन हाल के दिनों में मुंबई एनसीबी ने जो धमाकेदार खुलासे किए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं रहे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच जारी रिश्तों का अंत नजदीक है, क्योंकि ड्रग माफिया और उसके हैंडलर पैडलर के पीछे एनसीबी के अधिकारी पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धुआं धुआं है जिंदगी, धुआं धुआं है आसमां, ऐसा ही कुछ हाल बॉलीवुड का भी है। ड्रग्स के लिए बदनाम हो चुकी बॉलीवुड एक बार फिर से सुर्खियों में है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद ये सवाल फिर से सुलगने लगा है। सवाल ये कि मायानगरी के स्टार्स को नशे की सप्लाई कहां से होती है, नशे की खेप उन तक पहुंचती कैसे है, और देश में गैर कानूनी नशे का कारोबार है कितना बड़ा। मुंबई में ड्रग्स के रैकेट के वजूद तब से हैं जब से अंडरवर्ल्ड का वजूद है। मुंबई में ड्रग्स के इस गंदे धंधे की कहानी दरअसल करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे सरगनाओं से शुरू हुई, जिसके बाद से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन जैसे कई और नाम जुड़ते गए। मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स के धंधे में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की कमाई की। और दाऊद इब्राहिम के इस काले धंधे के कारोबार के 3 राजदार थे: खालिद पहलवान, मवद खान और विक्की गोस्वामी। विक्की गोस्वामी पहले छोटा राजन का आदमी था,
लेकिन बाद में वो दाऊद से मिल गया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद जब दाऊद से छोटा राजन अलग हुआ, तब विक्की गोस्वामी दाऊद के साथ नहीं बल्कि राजन के गिरोह का गुर्गा बन गया। लेकिन दाऊद के ड्रग्स वाले धंधे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और विक्की गोस्वामी भी फिर से टी कंपनी में शामिल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद का ड्रग्स नेटवर्क पूरे एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ है। ड्रग्स की खेप को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस में जमा किया जाता है। फिर इसे समुद्री रास्ते के जरिए भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से दुबई पहुंचाया जाता है। दुबई महज एक ट्रांजिट पॉइंट है और कड़े कानून होने के चलते वहां ड्रग्स नहीं खपाया जाता। दुबई से ड्रग्स अफ्रीकी देशों केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और इन्हीं जैसे देशों में भेजा जाता है। जितनी हार्ड ड्रग्स हैं, कोकेन, हेरोइन, ओपियम, ये अफगानिस्तान से ईरान और पाकिस्तान के रास्ते से देश में आती हैं और इसकी रोकथाम, ट्रांस बॉर्डर नारकोटिक्स को रोकने की जो जिम्मेवारी है वो एनसीबी और डीआरआई के हाथों में रहती है और देश में अलग अलग राज्यों में, शहरों में रोकने के लिए स्थानीय पुलिस इस पे कार्य करती है। अगर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे देखेंगे तो तकरीबन 3 करोड़ युवा शक्ति इस देश की मैरिजुआना और दूसरी विभिन्न ड्रग्सों का इस्तेमाल करती है। तो सबसे बड़ी समस्या का यही समाधान होना चाहिए कि हम ट्रांस बॉर्डर को रोक सकें। वहीं भारत में ड्रग्स की सप्लाई म्यांमार के रास्ते मणिपुर और मिजोरम से होते हुए देश के बाकी हिस्सों में जाती है। पाकिस्तान की सीमा से होते हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में ये खेप पहुंचाई जाती है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी खेप पहुंचाई जाती है। हालांकि कुछ समय से ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने कई ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ की और साल 2020 में नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े अपराधों में 81.6% अपराधियों को सजा मिली। वहीं दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2 लाख मौतें हर साल होती हैं और भारत में पिछले 3 साल से ही ड्रग्स का बाजार 455% तक बढ़ गया, जो कि चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा है। सॉफ्ट ड्रग्स को हिंदुस्तान में रोकने के लिए और उनका सेवन अलग बड़े बड़े पब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस को रोकने के लिए लोकल पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस देश में युवा शक्ति को नशे की आदत से हमें दूर ले जाना है तो केंद्रीय एजेंसीज और लोकल पुलिस के साथ साथ ये माँ बाप की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो एक कड़ी निगरानी अपने बच्चों पर रखें ताकि देश की युवा शक्ति चैनलाइज कर पाए अपनी एनर्जी को सकारात्मक रूप से और ड्रग्स के सेवन से दूर रहे। देश के करीब 3% लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। वहीं 44% ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 25% को ही इलाज मिल पाता है। करीब 1 करोड़ 3 लाख लोग गांजा या चरस का सेवन करते हैं। नशा करने वाले सबसे ज्यादा लोग सिक्किम में, दूसरे नंबर पर ओडिशा और तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है। साल 2017 की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि देश में हेरोइन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अगर आप इस बात को देखेंगे कि हेरोइन की प्रचलन देश में बढ़ता जा रहा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए पंजाब से जो देश में हेरोइन आ रही है, पहले हिंदुस्तान एक ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ट्रांजिट पॉइंट यूरोप जाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंजम्पशन पॉइंट हिंदुस्तान हेरोइन और ओपियम और कोकेन का बन गया है। इसी वजह से सॉफ्ट ड्रग्स के साथ साथ मैरिजुआना के साथ साथ हेरोइन का प्रचलन देश की युवा शक्ति में बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब एनसीबी अफसरों की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
क्योंकि एनसीबी विदेशों से ड्रग्स की आने वाली खेप और गैर कानूनी तरीके से उसका सेवन करने वालों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा ले रही हूं।